हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा और आज है आपका पेनेसिया अ 40 डे स्ट्रैटेजी का डे 14। और आज हम लोग जो है क्वेश्चंस मिले जुले क्वेश्चंस हैं। और एक खूबसूरत कोट से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंथ डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू कैन डू, इट कम्स फ्रॉम ओवरकमिंग द थिंग्स यू वंस थॉट यू कुडंट डू। भाई ये बात बिल्कुल सही है। जो कर सकते हैं उससे थोड़ी ना ताकत आती है, जो नहीं कर सकते और वो कर लेते हैं तो उससे ताकत आती है। और यही इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। विच प्ले इज द एडेप्टेशन ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द ज्यू ऑफ माल्टा, द ज्यू ऑफ वेनिस, जस्टर मैनरम या नन ऑफ दीज। तो भाई अभी जैसे ही ये आया होगा आपके दिमाग में चीज आई होगी कि ज्यू ऑफ माल्टा इसका आंसर होना चाहिए। और कितना आसान क्वेश्चन पूछा। मैंने पूछा कि मर्चेंट ऑफ वेनिस जो कि विलियम शेक्सपियर का प्ले है उसका अडेप्टेशन किसने लिखा है। तो जी उसका अडेप्टेशन का इसका आंसर है द ज्यू ऑफ वेनिस। ये वर्क है जॉर्ज ग्रेनविल का। और जो है ये वर्क आया था 1704 में। इस वर्क में उन्होंने शाइलॉक के कैरेक्टर पे काफी बल दिया है और ये है 1701 में, 4 में नहीं 1701 में, जॉर्ज ग्रेनविल। और ये आया था 1701 में। और इसमें उन्होंने यानी कि 18 सेंचुरी में, और इसमें उन्होंने शाइलॉक के कैरेक्टर पे काफी बल दिया है। हु हैज ऑथर्ड द बुक शेक्सपियर्स रोमन प्लेज। तो ये AC ब्रेडले, मैकलम, हडसन या डॉक्टर जॉनसन। शेक्सपियर्स रोमन प्ले इज अ वर्क बाय मैकलम। The word tragedy has been derived from a Greek word that means tragos से लिया गया है, TRAGOS, और जिसका लिटरल मीनिंग होता है गोट सॉन्ग, अ गोट सॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। पहले स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं सारे। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एटसेट्रा, सही है। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग। हाँ जी, प्रॉपर नाउन जब आप लिखते हो तो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर नॉट ऑफन पर्सोनिफाइड। अ कंपाउंड नाउन जनरली एड फॉर्म जनरली फॉर्म्स इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड। तो भाई ठीक है, जैसे मदर इन लॉ बोलते हैं तो मदर्स इन लॉ बोला जाता है, मदर इन लॉज नहीं बोला जाता। तो ऑब्जेक्ट्स विदाउट, तो ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और डी भी ठीक है। तो गलत कौन सा है? सी वाला। ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर नॉट ऑफन पर्सोनिफाइड। क्यों भाई? जो ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ है उन्हें तो अक्सर पर्सोनिफाई किया जाता है, जैसे मदर अर्थ बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ या नॉन लिविंग थिंग्स को जैसे ट्रांसफर्ड एपिथेट कहा जाता है, हैप्पी हाउस, तो ये पर्सोनिफाई ही किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इडियोमैटिक कंपैरिजन इज नॉट करेक्ट। एंड इन फियास्को, यानी कि सब चीज जो है वो सारा प्रयास व्यर्थ जाना। लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, अपनी बावलोपनी की, बावलों की दुनिया में रहना। फ्रेंच ड्यूटी और हरक्यूलियन टास्क। देखो भाई, हरक्यूलियन टास्क का भी मतलब होता है अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और इसलिए इसमें जो एक ईडियम जो गलत है वो है फ्रेंच ड्यूटी, क्योंकि फ्रेंच लीव होता है, लीव विदाउट परमिशन। In Shakespeare's Macbeth, who is Ross referring to when he uses the description Bellona's bridegroom? Banquo, MacDonald, Macbeth या फ्लियंस? देखो जो रॉस भी जो इसमें कैरेक्टर है वो ना बेलोना, बेलोना जो कि गॉडेस ऑफ वॉर है, उसका ब्राइडग्रूम यानी कि उसका जिस उसका वर जो है वो बोलता है किसको? मकबेथ को। कि इतना ऐसा लगता है बेलोना खुद उसे जो है वो फेवर कर रही है। तो ये मकबेथ के लिए बेलोनास ब्राइडग्रूम टर्म यूज किया गया है। Inversion is a change in the word order for creating rhetorical effect. At this book I like, another term for inversion is hyperlaz, hubris, haiku या hyperbaton। अब जिन लोगों ने ढंग से वो फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ रखी होंगी तो उन्हें पता होगा। देखो हाइपरलॉज जो वर्ड है ना, अगर आपको लग रहा हो तो हाइपरलॉज जो होता है ना वो ट्रांसफर्ड एपिथेट को कहते हैं। ट्यूबरिस जो होता है वो घमंड को कहते हैं। हाइकू इज अ फॉर्म ऑफ पोएम। तो इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? हाइपरबेटन, इन्वर्जन के लिए। The witches are equivocators. This means that the witches were false in their prophecies, ambiguous in their sayings, extremely truthful, very kind in their dealings. ये जो witches आई हैं, जिन्हें पूरे मकबेथ में वियर्ड सिस्टर कहा जाता है, इनकी जो भविष्यवाणी थी, वियर्ड सिस्टर,
इनकी भविष्यवाणी जो है वो एम्बिगियस मानी जाती है, यानी कि उसके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं। इक्विवोकेटर्स का मतलब होता है एक से ज्यादा अर्थ निकलना। द आंसर इज एम्बिगियस इन देयर सेइंग्स। Breathes their eight man with soul, so dead who never to himself had said, "This is my own, my naive land." These lines are the best example of interrogation, climax, anti-climax या लाइटोटीज। तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इंटेरोगेशन, द फिगर ऑफ स्पीच इज इंटेरोगेशन। King Lear's Wife, a poetic drama, came in 1915, was written by, ये भी बताइएगा। किंग लियर्स वाइफ अ पोएटिक ड्रामा। किंग लियर जो कि विलियम शेक्सपियर की वन ऑफ द बेस्ट ट्रेजेडीज में से एक है, उसी के ऊपर एक पोएटिक ड्रामा लिखा गया था 1915 में, और वो लिखा था गर्डन बॉटमले ने। दैट इज बाय गर्डन बॉटमले। हु मेड दिस रिमार्क? जॉन मिल्टन इज इन एवरी लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। कि ऐसा लगता है कि पैराडाइज पढ़ते हुए जैसे हर लाइन में हम जो है किसको पढ़ रहे हैं, मिल्टन खुद जो है उसमें आ गए हैं। तो इसका क्या आंसर है, या आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए ये जो लाइन है, कि ऐसा लगता है कि हर पोएम की हर लाइन में जो है वो मिल्टन समाये हुए हैं, वो कॉलरिज ने कहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which sonnet of Wordsworth is perceived as the decadent material cynicism of the time? It's a beauteous evening, the world is too much with us, London 1802 and none of these। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो उसमें ये कहा गया है कि कौन सा वर्ड्सवर्थ का सोनेट है जिसमें बहुत ज़्यादा मटीरियलिज्म को दिखाया गया है, और वो है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पार्स, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स। ये उसकी लाइंस हैं, वर्ल्ड इज टू मच विद अस। बहुत ही अच्छा जो है वो सोनेट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट एज अ रूल ऑफ ग्रामर? shall with the subject in the second and third person introduces the idea of compulsion। अगर आप shall को I और we के अलावा आप you के साथ या he के साथ लगाते हो तो compulsion होगा। he shall pay you tomorrow, इसका मतलब एक compulsion है, एक वादा है। will with the subject in the first person expresses bleak sense of determination। यानी कि अगर आप will को I और we के साथ लगाते हो तो वो एक bleak यानी कि बहुत ही जो है एक बहुत कम जो है वो डिटर्मिनेशन दिखाता है। शुड विद द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन मीन्स ऑट टू। अगर आप शुड को यू के साथ या थर्ड के साथ लगाते हो तो उसका मतलब नैतिक ड्यूटी बताई जाती है। वुड विद द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट पर्सन गिव्स एम्फेसिस कि आई वुड लाइक टू हैव, वुड यू माइंड गोइंग देयर, तो ये ठीक है। बस जो गलत है वो बी इसलिए है क्योंकि विल जो है वो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन दिखाता है, ना कि ब्लीक सेंस ऑफ। सिनोनिम ऑफ अम्ब्रेज, गेस, डिस्प्लेजर, जुवेनाइल, प्यूराइल या फिट। अम्ब्रेज का मतलब है बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ पसंद ना आना, रिसेंटमेंट किसी चीज़ पे मतलब अफसोस होना, उसे अम्ब्रेज कहा जाता है। द आंसर इज डिस्प्लेजर, किसी चीज़ बिल्कुल आनंददायी ना होना, उससे गुस्सा ही आना। सिनोनिम ऑफ अर्बन, अर्बन का यहाँ पे अर्बन नहीं है ये, इसमें देख रहे हैं आप, इसमें जो है वो एक जो है वो ई लगा हुआ है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अर्बन ही होता है। और इसको बोलते हैं अर्बन। अगर आप यू आर बी एन बोलते हो तो शहर से संबंधित है। अर्बन जिसमें ई लगा हुआ हो उसका मतलब होता है स्वाव, रिफाइंड, शिष्ट व्यक्ति को कहा जाता है। तो द आंसर इज बी, द आंसर इज बी।
व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सोनेंस? अगर हम कॉन्सोनेंस की बात करें तो कॉन्सोनेंस क्या होता है? कॉन्सोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ टू वॉल्स. Consonance is the repetition of two different kinds of same sound. Consonance is the repetition of two same vowel sound. Consonance is the repetition of a sequence of two or more consonants but with a change in the intervening vowel. अब मैं आपको पहले consonance का एग्जाम्पल जो है वो बताती हूँ. देखिए, देखिए, consonance is the repetition of a sequence of two or more consonants but with change in intervening vowel. तो जैसे इसमें यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पर बोलते हैं कि द कॉन्सोनेंट साउंड, देखिए इसमें ये है माइक, लाइक, राइड हिज बाइक, और और अगर हम इसमें और भी कहें ब्लैंक, थिंक. तो जो यही होता है कि कोई एक रिपीटिशन, मतलब रिपीटेडली कॉन्सोनेंट्स रिपीट होते हैं मगर इन बीच का जो वॉल होता है वो बदल जाता है. पिट पैट. तो इसका आंसर है आपका डी. द आंसर इज डी. व्हाट इज एसोनेंस? एसोनेंस क्या होता है? तो अलोन अलोन ऑल अलोन, वे जो है ये किसका एग्जाम्पल है? ये एलिट्रेशन का, एसोनेंस का नहीं है. It is the repetition of identical or similar vowels, especially in stressed syllables, a sequence of nearby words. और it is the repetitions of two or more. अब एसोनेंस और कॉन्सोनेंस देखो दोनों ही आए हैं. वो एलिट्रेशन था जो मैं अभी आपको बता रही थी, अलोन अलोन और अलोन. तो एसोनेंस का भी एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देती हूँ. जैसे ये है, रिपीटिंग वॉल साउंड्स है. कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट्स रिपीट होते हैं, वॉल चेंज हो जाता है. इसमें वॉल रिपीट होते हैं. जैसे एग्जांपल आपका ये हो गया, अ रोलिंग स्टोन. तो रोलिंग स्टोन में ओ ओ जो है वो रिपीट हो रहे हैं. तो इट इज द रिपीटिशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर वॉल्स. सिमिलर वॉल्स हो रहे हैं स्ट्रेस सिलेबल में, सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड. द आंसर है आपका ए. द आंसर इज ए. Praise to the end, thanks to the means which nature designed to employ. These lines are from prelude first, second, third. अब इतना तो किसी ने भी नहीं पढ़ रखा होता है, मगर जब बीच बीच में लाइंस वगैरह आ जाती हैं तो बताना जो है वो भाई, क्या पता क्या चीज़ जो है वो पूछ लें. तो इसीलिए कुछ कुछ लाइंस जब आ जाती हैं तो हम भी बता देते हैं. और ये है आपकी प्रिल्यूड, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बिल्डंग्स रोमन कहा जाता है. दैट इज प्रिल्यूड फर्स्ट में से ली गया, मतलब कहा तो पूरे प्रिल्यूड को जाता है. फॉर वॉट डज हेलेना बेट हर लाइफ इन ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल? ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल शेक्सपियर का जो है एक प्रॉब्लम प्ले माना जाता है, डार्क कॉमेडी मानी जाती है. क्योंकि इस प्ले में जो है जो सोल्यूशन है वो ऑडियंस पे छोड़ दिया गया है. दैट शी विल बी विंडिकेटेड, दैट हर मेडिसिन विल वर्क, दैट शी विल शो मैजिक, दैट शी विल चेंज हर जेंडर. हेलेना ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल में जब राजा को के लिए दवाई लेके जाती है, राजा बीमार है, तो वो कहती है कि अगर मेरी दवाई से भी आप ठीक ना हुए तो आप जो चाहे आप मुझे सजाए मौत दे सकते हैं. यहाँ पर है दैट हर मेडिसिन विल वर्क. आई मस्ट गेट टू द बॉटम ऑफ दिस मैटर. इसमें फिगर ऑफ स्पीच जो है बतानी है. और आप मुझे देखो अपने आप निशान लग गया है, मगर उस निशान को सही ना माने.
देखिए एक अगर आपने डेड मेटाफर का नाम सुना हो, जैसे डेड मेटाफर कहते हैं कि टाइम इज रनिंग, तो उसमें जो है वो सैंड वाली घड़ी का वो आता है, तो माई इमेट गेट टू द बॉटम ऑफ दिस मैटर। तो इसका मतलब तो होता है किसी चीज़ के डीप में जाना, लेकिन अगर आप ये सोचो कि बॉटम ऑफ द मैटर से आपके में एक इमेज ये आए कि बॉटम ऑफ द मैटर या किसी चीज़ की तली में जाना, तो फाइनलिटी पॉइंट को बोला जाता है। लेकिन इसमें वो कंपैरिजन में हमारे सामने वो क्लीशे हो चुका है, वो चीज़ें जो हैं हमारे सामने नहीं आ रही हैं, तो इसे डेड मेटाफर कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हैंड्स ऑफ द क्लॉक, तो अगर आप हैंड्स ऑफ द क्लॉक में आपके दिमाग में यहाँ आए कि ये घड़ी के हाथ है, तो ये ऐसे घड़ी के हाथ तो नहीं होते हैं, तो ये कभी ये इमेज बनती भी नहीं है। लेकिन इस चीज़ों को हैंड्स मतलब कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड जो है डेड मेटाफर। जैसे डेडलाइन बोलते हैं, तो डेडलाइन के कि भाई ये आखिरी जो है वो सीमा है। अब बेसिकली डेडलाइन बोला जाता था कैदियों के लिए कि जब वो लिमिट लाइन क्रॉस कर देते तो गोली मार दी जाती थी, वहां से ये टर्म आया। और लेकिन अब ये एक डेड मेटाफर हो चुका है, क्योंकि जब भी आप अगर डेडलाइन बोलते हैं तो आपके दिमाग में वो इमेज नहीं आती है। तो जब इमेज नहीं आती है जिससे कंपैरिजन करते थे, वो वर्ड्स अब क्लीशे हो चुके हैं या फिर वो चीज़ अब वो इमेज नहीं बनाते हैं, तो उन्हें डेड मेटाफर कहा जाता है। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डेड मेटाफर। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। Who wrote a collection of 2 poems under the collective title शेक्सपियर्स प्ले कोरियोलनस? तो मैं आपको इसमें पहले टी.एस. इलियट, एडवर्ड डाउडन, जॉन ड्राइडन, विल्सन नाइट। तो टी.एस. इलियट जो हैं वो शेक्सपियर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उनसे प्रभावित होकर उनके कोरियोलनस को उन्होंने मोस्ट अश्योर्ड आर्टिस्टिक सक्सेस भी कहा है। उन्होंने ये ना एक अधूरी पोयम है, कोरियोलन जो है ये एक अधूरी पोयम है, पोयम इन 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स में पोयम है। इसका पार्ट 1 जो है उसका नाम है, पार्ट 1 का नाम है इसका ट्रायम्फनल मार्च। और पार्ट 2 है इसका, दैट इज डिफिकल्टीज ऑफ अ स्टेट्समैन। डिफिकल्टीज ऑफ ए स्टेट्समैन, ये इसका जो है वो 2 पार्ट्स में ये पोएम है। हालांकि अनफिनिश्ड पोएम है कोरियोलन, और ये किसने लिखी है? टी.एस. इलियट ने। और हाँ जी, उन्होंने वेस्टलैंड में भी कोरियोलनस का वर्ड का यूज जो है वो किया है। द प्लूरल ऑफ मिस्टर अग्रवाल इज मिस्टर अग्रवाल्स, मिस्टर अग्रवालाज, द मिस्टर अग्रवाल्स, मिसेस अग्रवाल। तो भैया ये प्लूरल बनाना होता है तो द लगा देते हैं और मिस्टर भी हटाते नहीं है, द मिस्टर अग्रवाल। Who defines romanticism as the addition of curiosity to the desire of beauty? Gray, Walter Peter, William Cowper या George Crabbe? तो एडिशन ऑफ क्यूरियोसिटी टू द डिजायर ऑफ ब्यूटी किसने कहा है? दैट इज वॉल्टर पीटर। रोमांटिसिज्म की इतनी सारी डेफिनेशंस दी गई हैं। Who remarked Charles Lamb as a scorner of the field because of his disinterested attitude towards politics? तो भाई स्कॉर्नर ऑफ द फील्ड कहा है, किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ जी ने कहा है, विलियम वर्ड्स, कॉर्नर ऑफ द फील्ड। Which play made great sensation especially to parliamentary and official circles? The mob strife, pigeon justice। इस ग्वाल्सवर्दी के जिस प्ले ने एक सनसनी मचा दी थी वो प्ले था जस्टिस, क्योंकि उन्होंने जो सवाल उठाया था वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे उठाया था कि अगर कुत्तों को भी बांध के रखा जाता है तो वो जंगली हो जाते हैं, तो इंसानों को अकेला क्यों छोड़ रहे हो? मैन इज अ ग्रेगेरियस बीइंग, और अगर आप उसको जो है वो अकेला छोड़ रहे हो तो ऑब्वियसली आप उसके अंदर आपराधिक प्रवृत्तियां और बढ़ा रहे हो। इससे इसमें चेंज भी आया था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।